गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, that is पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। तो ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट कहाँ अप्लाई होता है? अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट employing टेन और मोर persons। एस्टेब्लिशमेंट कौन कौन से होते हैं? एनी शॉप, कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, और एनीथिंग विच इज नोटिफाइड बाय ऑफिशियल गजट। ऑफिशियल गजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी नोटिफाई किया, इन सब पे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लगता है। ठीक है। ओके। अब यदि ये वंस कवर्ड, एक बार कवर हो गया, वंस कवर्ड, तो ये लगता रहेगा इवन इफ इन सब्सिक्वेंट ईयर, यदि बाद में लेस देन 10 भी हो जाए एम्प्लॉय, यदि एक बार एप्लीकेबल हो गया ग्रेच्युटी एक्ट, उसके बाद में यदि एम्प्लॉय कम भी हो जाए तब भी ये कंटिन्यू लगता रहेगा। ठीक है। ये जो एक्ट है एजुकेशनल, पॉलिटेक्निक्स, इन सब पे भी लगता है। बार एसोसिएशन को छोड़ के सभी तरह की संस्थाओं पर भी ग्रेच्युटी एक्ट लगता है। ओके। नोटिफाइड बाई। अब इसके अंदर क्या होता है, जो भी इसको ग्रेच्युटी एक्ट को कंट्रोल कौन करती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंदर आता है ये। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर? व्हाट इज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये हमें समझना है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ओके। Now we have to learn about the appropriate government. Appropriate government होती है CG and SG। सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन के कौन कौन से एस्टेब्लिशमेंट होंगे जिसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, उनके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट एटसेट्रा। फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री अंडर सीजी, जो भी फैक्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। रेल, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के। और एनी अंडरटेकिंग जिसकी ब्रांचेज या फैक्ट्रीज मोर देन वन स्टेट, जिसका काम एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में फैला हो, इन सब के लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
अदर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट विल बी द, इन सब के अलावा जो बाकी सारी अंडरटेकिंग है उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट विल बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब जो है फैक्ट्री के केस में कब जीएसटी एप्लीकेबल होगी ये हमें देखना है। इन द केस ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री विदाउट पावर, हालांकि आजकल कोई भी फैक्ट्री बिना पावर के नहीं होती, लेकिन जो एक्ट में और विद पावर, पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ओके, विदाउट पावर। विदाउट पावर्स में भी विदाउट पावर में माइन, मोबाइल, रेलवे सेट, होटल, और विदाउट पावर में नंबर 1, नंबर 2 अदर्स विदाउट पावर। इनमें और विद पावर्स दोनों एक ही कैटेगरी में, इनके अंदर तब एप्लीकेबल होगा जब 20 और मोर देन 20 पीपल से, तभी जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल होगा मोर देन 10, अदर्स के केस में मोर देन 20 पर एप्लीकेबल। यानी विदाउट पावर है और ना वो माइन है, ना मोबाइल, ना रेलवे सेट है, ना होटल है, इन सब पर तो यदि बिना पावर के भी होगा तब भी 10 पर से ऊपर पर जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये हमने समझा अबाउट द फैक्ट्री। अब हम समझेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन कौन से इस एक्ट के अंदर आते हैं? एम्प्लॉय जो या तो वेजेज ले रहे हैं या किसी भी तरह से वो मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं, दीज ऑल आर एम्प्लॉय, बट डज नॉट इंक्लूड सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स एम्प्लॉय कवर्ड अंडर एनी अदर एक्ट। यदि कोई स्पेशल एक्ट है जीएसटी के लिए, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशंस बनती हैं, वो स्पेसिफिक एक्ट से बनती हैं, उस एक्ट के अंदर अदर जीएसटी के एक्ट हैं और अदर प्रोविजंस हैं और जीएसटी एक्ट उनके लिए अलग है
और वो उसमें कवर हैं, तब इसके अंदर नहीं आएंगे। ओके, अब आ जाइए एम्प्लॉयर। अब आ जाइए नेक्स्ट एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर में दो चीजें, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट के केस में एम्प्लॉयर मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी या एनी लोकल अथॉरिटी। या मिनिस्ट्री। अदर्स के केस में एम्प्लॉयर होगा जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा या फिर जो उसका मैनेजर होगा या जो उसका एमडी होगा। गवर्नमेंट के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, मिनिस्ट्री। अदर के केस में जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होगा, मैनेजर होगा और एमडी होगा। ओके, हाँ जी, ये समझ में आया। एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर एम्प्लॉयर की डेफिनेशन दी है गवर्नमेंट के केस में, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या मिनिस्ट्री। अदर के केस में जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है वो मैनेजर या एमडी। ओके, अब हम समझेंगे बेजेज। क्या ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर डेफिनेशन दी है, बेजेज क्या होती है, व्हाट इज बेजेज। बेजेज wages means payment due for duty plus paid leaves। जो भी ड्यूटी के लिए या लीव के लिए जो पेमेंट दिया जाता है, प्लस कोई भी जो भी कैश इंसेंटिव, प्लस डीए, प्लस बोनस, प्लस एचआरए, प्लस अदर जो भी अलाउंस है, ये सब वेजेज के अंदर आता है। ठीक है, उसके अलावा सुपरनुएशन एंड टर्मिनल बेनिफिट्स। टर्मिनल सुपरनुएशन बेनिफिट जो वो होते हैं जब वो रिटायर होता है 58 साल की एज में या 60 साल की एज में, और टर्मिनल होता है किसी भी वजह से रिजाइन दे दे, बीच में छोड़ दे, लेफ्ट द जॉब।
ठीक है। बिफोर सुपरन्यूएशन वो सब होता है टर्मिनल बेनिफिट, एंड जो ऑटोमेटिकली रिटायर होता है उसको कहते हैं सुपरन्यूएशन। ठीक है। अब कंट्रोलिंग अथॉरिटी क्या होती है? पेमेंट ऑफ जीएसटी एक्ट के अंदर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होती है बाय नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन से एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से जिसको भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाती है वो रहती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। ओके। अब ये जीएसटी किस किस को मिलेगी, कितने दिन जिसने काम किया हो तब जीएसटी मिलेगी, ये हमें देखना है। फर्स्ट ईयर के केस में पहले साल में 190 डेज कम से कम काम किया हो माइन के केस में, और अदर के केस में यदि अदर्स के केस में कम से कम जिसने 240 डेज काम किया हो उन्हीं को जीएसटी मिलेगी। ठीक है। 1 ईयर में यदि 6 मंथ चलता है काम तो 50% ऑफ दिस, और अगर सीजनल है तो 75% ऑफ एवर विल बी द सफिशिएंट डे जीएसटी के लिए। कम से कम इतना। अब ये 190 डेज कैलकुलेट कैसे होंगे या 240 डेज, उसके लिए जितने दिन उसने वर्क किया प्लस जितने दिन लेड ऑफ का मतलब वो तो तैयार था लेकिन कंपनी में काम नहीं था, प्लस पेड लीड ऑफ का मतलब मालिक ने छुट्टी की, वो होता है लेड ऑफ। प्लस पेड लीव प्लस नोटिस पीरियड प्लस एक्सीडेंट के वजह से एक्सीडेंट लीव, एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क, काम के दौरान यदि एक्सीडेंट हो गया उसकी वजह से लीव ली। इन सब पीरियड को मिला के अगर माइन के केस में 190 डेज और अदर केस में 240 डेज काम किया है तो ये माना जाएगा कि इस तरह का एम्प्लॉय जीएसटी का हकदार है। अब जीएसटी कौन क्लेम कर सकता है? खुद एम्प्लॉय, खुद एम्प्लॉय कर सकता है या एम्प्लॉय का नॉमिनी कर सकता है, और यदि एम्प्लॉय एक्सपायर हो गया हो तो उसका हीयर जो भी उत्तराधिकारी हो ये जीएसटी को क्लेम कर सकता है। अब कैलकुलेशन कैसी की जाती है जीएसटी की, ये आपने
इनकम टैक्स में भी पढ़ा होगा, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो इनकम टैक्स में कैलकुलेशन है वो यही गेस्टी एक्ट से ली गई है। तो गेस्टी एक्ट के अंदर किस तरह गेस्टी पेबल निकालते हैं? गेस्टी पेबल इक्वल टू ग्रेच्युटी पेबल इक्वल टू लास्ट ड्राउन सैलरी into 15/26 into completed year of service. Into completed year of service and part exceeding 6 months. ये आप इनकम टैक्स में भी निकालते हो, तो इनकम टैक्स में जो निकालते हो ओके। अब यदि ये सीजनल हो, सीजनल के अंदर लास्ट ड्राउन सैलरी into 7 days into number of seasons, इस बेसिस पे जीएसटी निकालते हैं। मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितनी दी जा सकती है, लेकिन दे रही है लिमिट मैक्सिमम ग्रेच्युटी इक्वल टू 10 lakhs। मैक्सिमम ग्रेच्युटी कितनी है? 10 lakhs। अब आ जाइए नेक्स्ट, कोई कोर्ट का ऑर्डर या अवार्ड आता है, डिस्प्यूट हो जाता है, कोर्ट ऑर्डर और अवार्ड सैलरी के बेसिस पे कुछ ग्रेच्युटी बन रही है और कुछ ग्रेच्युटी अवार्ड के हिसाब से ग्रेच्युटी एज पर कोर्ट ऑर्डर। तो इसमें से जो भी बेनिफिशियल होगी एम्प्लॉय को, वो कोर्ट के ऑर्डर मानने को बाध्य नहीं है। एम्प्लॉय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एम्प्लॉय का ऑप्शन है। एम्प्लॉय का क्या है? ऑप्शन है विच एवर इज बेनिफिशियल। जो भी बेनिफिशियल है वो कोर्ट मान लेगा। ओके, क्या किसी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी फॉरफीट हो सकती है? हाँ, किसी एम्प्लॉय की
और ये 4 फीचर ऑफ ग्रेच्युटी। किसी भी एम्प्लॉय की ग्रेच्युटी फॉरफिट हो सकती है। हाँ जी, यदि बिलफुल ओमिशन है और उस बिलफुल ओमिशन की वजह से उसको लॉस हो जाता है, या फिर मोरल टर्पिट्यूड और वायलेंस। मोरल टर्पिट्यूड, वायलेंस एंड बिलफुल ओमिशंस, इनकी वजह से ग्रेच्युटी फॉरफिट हो सकती है। ओके, अब ग्रेच्युटी किसी को क्लेम करनी हो तो ग्रेच्युटी के लिए क्या करना पड़ेगा? द पर्सन हैज टू गिव एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग। एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन किसको देगा? एप्लीकेशन टू एम्प्लॉय। ये एप्लीकेशन कौन दे सकता है? खुद दे सकता है, सेल्फ, यानी एम्प्लॉय खुद दे सकता है। एम्प्लॉय खुद दे सकता है, उसका कोई ऑथोराइज पर्सन दे सकता है, नॉमिनी दे सकता है, और उसका हियर यानी उत्तराधिकारी दे सकता है। ठीक है, एम्प्लॉयर को 30 दिन के अंदर ग्रेच्युटी देनी है जब भी ये एप्लीकेशन आती, 30 डेज के अंदर। यदि कोई डिस्प्यूट होगा तो ये पर्सन्स आपस में या फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कैन डिटरमाइन। जितना टाइम लगेगा, टाइम, तो उस केस में क्या होगा? अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यदि कोई टाइम लगता है डिस्प्यूट के केस में तो अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट 30 दिन के बाद का अमाउंट देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि कोई डिस्प्यूट होगा डिस्प्यूट के अंदर, जब भी डिस्प्यूट होगा दोनों के बीच में बोनस का, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो क्या कहेगी? जो अमाउंट आप एडमिट करते हो
वो तो अभी तुरंत जमा करा दिए। डिपॉजिट विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। उसके बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी करेगी। इंक्वायरी में ये क्या क्या कर सकती है? संबंधित पर्सन सम्मन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, सम्मन कर सकती है, डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है, एफिडेविट्स ले सकती है, यानी आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। उसके अलावा एग्जामिन ऑफ द डॉक्यूमेंट करने के बाद 60 दिन के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपना डिसीजन देगी। ओके, और 60 दिन के अंदर डिसीजन देगी। इसकी अपील की जाती है। यदि उसके डिसीजन देने के बाद भी पेमेंट नहीं देता एम्प्लॉयर, उसके बाद भी एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉयर कोई जवाब नहीं देता, नो रिप्लाई, तो क्या करेगा? तो इश्यू आरसी यानी रिकवरी सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। किसको? आरसी टू एम्प्लॉयर। और उसके बाद में ये अमाउंट लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर की जाएगी। दिस अमाउंट विल बी रिकवर्ड एज पर लैंड रेवेन्यू। अब आइए नॉमिनेशन। नॉमिनेशन जैसे किसी एम्प्लॉय को 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो विद इन 1 मंथ यानी 30 डेज के अंदर ही विल मेक ए नॉमिनी। एक फॉर्म भर के अपना नॉमिनी विच शुड नॉट बी लेटर देन 90 डेज, 30 दिन के अंदर नॉमिनी इन्फॉर्म करेगा। 90 डेज के अंदर वो नॉमिनी रिकॉर्ड करेगा एम्प्लॉयर। उसके बाद कभी भी नॉमिनी बदलना है तो रिटन नोटिस देना पड़ेगा एम्प्लॉयर को टू चेंज द नॉमिनी, टू चेंज नॉमिनी। उस केस में क्या होगा? नया नॉमिनी अपॉइंट हो जाएगा। ओके, next is compulsory
इंश्योरेंस। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कभी भी ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन करके, ठीक है, एक अप्रूव्ड ग्रुप इंश्योरेंस प्लान बना सकती है और ये एक उसका सर्टेन अमाउंट ग्रुप इंश्योरेंस प्लान के अंदर डिपॉजिट करना कंपलसरी कर सकती है। उसके अलावा क्या इस GST से एग्जम्पशन हो सकती है? यस, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कभी भी ऑफिशियल गजट के थ्रू एग्जेम्प्ट कर सकती है एनी एस्टेब्लिशमेंट और एनी क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, किसी एस्टेब्लिशमेंट को और किसी पर्टिकुलर क्लास के एस्टेब्लिशमेंट को GST से मुक्त कर सकती है। ओके, अब इसमें क्या कोई इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन हो सकता है? यस, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो कभी भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल गजट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है टू वेरीफाई एंड टू इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट शॉप को, पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट को, पर्टिकुलर क्लास को, पर्टिकुलर एरिया के एस्टेब्लिशमेंट को। और इस इंक्वायरी इंस्पेक्टर की वही पावर होंगी जो पावर हम 6 पावर बताते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की, किसी एस्टेब्लिशमेंट में इंफॉर्मेशन लेने की, एंटर होने की, एग्जामिनेशन की, कॉपी और एक्सट्रैक्ट की, कॉपी की, एक्सट्रैक्ट की और अदर्स। इंफॉर्मेशन की, एंटर की, एग्जामिनेशन की, कॉपी एक्सट्रैक्ट की, अदर्स की, जो भी पावर होंगी ये पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है। एक हम आपको और इसमें बताते हैं पेनल्टीज। पेनल्टी अंदर GST एक्ट 1972। पेनल्टीज क्या क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरा ध्यान से सुनिए।
penalty under payment of GST Act 1972। ये पेनल्टीज क्या क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट and representation। Making false statement and representation, to avoid payment, to 6 months imprisonment or ₹10,000 fine to make false representation। Next is contravention of provision of GST Act or rules। Provisions of GST Act rules। तो 3 months to 1 year imprisonment और ₹10,000 to 20,000 penalty। Non-payment of GST ये और बोथ भी है, और बोथ, और यहाँ भी और बोथ, और यहाँ जो सजा है 6 months to 2 years, 6 months to 2 years, and fine is ₹10,000 to 20,000। ओके, तो GST को बड़े ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से देना है। अब इसमें यदि एम्प्लॉयर ये प्रूव कर देता है
कि दूसरा कि विदाउट हिज नॉलेज कि उसकी नॉलेज के बिना दूसरा ऑफेंडर था, इन दैट केस एम्प्लॉयर विल बी लायबल। एम्प्लॉयर प्रूव